Hello everyone, my name is Salman and hello to all my young friends who are studying in intermediate and they are watching this video. बच्चों, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप लोगों को जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में फंडामेंटल लेवल पे यानी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है उस इशू को एड्रेस किया जा सके. एंड टुडेज टॉपिक इज़ फ्रॉम फिज़िक्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ सरफेस टेंशन. तो आइए जानते हैं सरफेस टेंशन क्या है. सरफेस टेंशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेना है जो हमें कई जगह अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलता है. तो आइए जानते हैं कि सरफेस टेंशन है क्या, हमको कहाँ कहाँ सरफेस टेंशन देखने को मिलता है और सरफेस टेंशन का रीज़न क्या है, यानी साइंटिफिक रीज़न क्या है. तो सरफेस टेंशन जैसा कि इसके नाम से एविडेंट है कि कोई सरफेस है और उसमें टेंशन है. तो कौन सी सरफेस? हर चीज़ की सरफेस होती है. चेयर, टेबल, सोफ़ा, कप, सॉसर, कौन सी फिज़िकल चीज़ है जिसकी सरफेस नहीं होती? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इसमें टेंशन है और ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है. तो फ्री सरफेस लिक्विड की क्या होती है आप सब जानते हैं. चलिए मैंने यहाँ पर डिपिक्ट भी कर दिया. ये जो है जो आपको दिख रही है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब समथिंग लाइक दिस, जैसे किसी पॉलीथीन फिल्म को खींच दिया जाए. अब ये बात हजम नहीं होती है कि कैसे लिक्विड की सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह हो सकती है. तो चलिए हम स्नैपशॉट्स दिखाते हैं कुछ. ये ग्लास है, इसकी सरफेस आप देखिए, यहाँ से थोड़ी सी बल्जिंग है और इसको अगर इन लार्ज व्यू देखें तो बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं इसमें कि ये मेम्ब्रेन की तरह है. ये दूसरा स्नैप, तो ये दोनों के अंदर हमको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है. लेकिन लिक्विड की जो ये मेम्ब्रेन है और जो अपने प्लास्टिक की मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन जो हमने दिखाई, उसमें और लिक्विड की सरफेस में फ़र्क है. फ़र्क ये है कि किसी भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में अगर आप और उसे खींचेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड जो है उसका टेंशन हमेशा, उसकी सरफेस का टेंशन एक कांस्टेंट रहता है. तो ये बात अक्सर हजम नहीं होती लोगों को, कैसे लिक्विड की सरफेस जो है वो मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकती. तो एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं. तो चलिए हम दिखाते हैं आपको. ये ग्लास में हमने पानी लिया है और इसमें हम कॉइन्स डालेंगे. तो देखिए आप, एक 40 सेकंड की फिल्म है, एक एक करके इसमें आपको क्लियरली दिखेगा. आप देख सकते हैं, देखिए ये एक बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है. पानी का लेवल जो है वो ग्लास के लेवल से ऊपर है, फिर भी पानी बाहर नहीं आ पा रहा है. तो ये मेम्ब्रेन उसे रोक रही है. देखिए मैं फिर से दिखाता हूं. तो देखिए कितनी एविडेंट है मेम्ब्रेन, यानी you can clearly see the membrane effect here. Now, just see here how clear the membrane is looking. देखिए अब ये पानी को बाहर आना चाहिए क्योंकि पानी का लेवल ऊपर है, लेकिन पानी जो है बाहर नहीं आ रहा क्योंकि मेम्ब्रेन उसे रोक रही है. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए जानते हैं. इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन कम होता है और एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर ये ज़ीरो हो जाता है. कोई इम्प्योरिटी अगर लिक्विड में है वो इफेक्ट करती है. अगर हाईली सॉल्युबल
है इम्प्योरिटी तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, और स्पेयरिंगली सॉल्युबल है तो डिक्रीज करेगा। ये सिर्फ नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री एरिया। मतलब कितना ये एरिया हो, चाहे वो एक ग्लास में हो या बहुत बड़ी बकेट में हो या एक स्विमिंग पूल में हो, सरफेस टेंशन एक ही रहेगा। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है लिक्विड की दूसरी साइड पे। नॉर्मली हम जो देख रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल भी दिखाया, तो लिक्विड के उस तरफ एयर है, अगर कोई और मीडियम होगा तो सरफेस टेंशन बदल जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑन द अदर साइड। तो हमने देखा कि सरफेस टेंशन जो है वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जिससे कि वो अपनी जिसमें उसकी फ्री सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि कम से कम एरिया एक्वायर करे, कम से कम एरिया एक्वायर करे। अब इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां हमें क्लियरली दिखेगा। शेप ऑफ कॉटन लूप इन अ सोप फिल्म। अगर मान लीजिए एक सोप फिल्म आपने ली एक फ्रेम में, और इसमें एक तागा इस तरह से बांध दिया, तो देखिए तागे का शेप जो है ये आपके एक ऑर्बिट है। अब हमने क्या किया, इस को पंक्चर किया, ये जो लूप के बीच में फिल्म है। तो जैसे ही वो फिल्म खत्म हुई तो ये जो थ्रेड है, तागा है, लूप है, ये एक सर्कुलर शेप एक्वायर कर लेता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये जो बची हुई फिल्म है यहाँ पर, ये हमने कहा कि मिनिमम सरफेस एक्वायर करने की कोशिश करेगी। तो क्या करेगी, ये खाली पोर्शन को मैक्सिमम करेगी, चाहेगी कि ये मैक्सिमम हो जाए, तभी तो वो मिनिमम होगी। तो एक गिवन पेरीमीटर के लिए एक सर्कल का एरिया जो है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये सर्कुलर शेप लूप एज्यूम कर जाता है। आप देख सकते हैं, अब देखिए यहां पर हमने फिल्म के अंदर थ्रेड डाला हुआ है एक ऑर्बिट शेप का, और यहां हम ब्रेक करने वाले हैं इसे एक स्टिक की मदद से। जैसे ही हमने इसे ब्रेक किया तो आप देखिए ये सर्कल हो गया, सर्कुलर शेप इसने एज्यूम कर लिया। स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड बबल्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स। लिक्विड के बबल्स आपने देखे होंगे या बहुत स्मॉल ड्रॉप्स, ये सब स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये देखिए कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि वो किसी और शेप के मतलब कोनिकल शेप हो, या मान लीजिए वो कोई और उनका शेप हो, नहीं, वो तो सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक गिवन वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो फिल्म कोशिश करेगी कि कम से कम, यानी इसकी जो सरफेस है वो कोशिश करेगी कि कम से कम एरिया हो। तो चाहे ये बबल्स हो या पानी के छोटे बबल्स हो, आप देखिए ये सब स्फेरिकल होते हैं। एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब बिकम्स राउंडेड ऑन हीटिंग। आपने ग्लास ट्यूब अक्सर लैब में यूज करे होंगे, वो देखिए इस तरह से होते हैं। तो ये इनका जो पोर्शन है एंड वो राउंड होता है। वो कैसे होता है? वो एक्चुअली इनको गर्म करके करा जाता है। जब इन्हें हीट किया जाता है तो क्या होता है कि जो एंड का ग्लास है वो मेल्ट करता है। तो मेल्ट करता है तो ये होता है कि वो लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो अभी हमने बताया कि मिनिमम जो एरिया है वो एक स्फीयर का होता है, तो इतना पोर्शन स्फीयर हो जाता है, क्योंकि ये एंड ही हम गर्म कर रहे थे। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी, दे आर स्फेरिकल।
वेयर एज लार्ज वंस आर नियरली फ्लैट। मरकरी के अगर आप मतलब मरकरी को बाहर निकालें ग्लास के ऊपर तो आप देखेंगे कि उसके बहुत छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो तो स्फेरिकल होंगे और बड़े नियरली फ्लैट होंगे। इस तरह से देखिए, छोटे वाले स्फेरिकल हैं, ये फ्लैट हैं। तो क्या यहाँ पर सरफेस टेंशन काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। या एक और फैक्टर है जो काम कर रहा है, वो क्या है? जब हम मरकरी को ग्लास प्लेट के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, इसमें ये कोशिश करेगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करने की। कोई भी सिस्टम कोशिश करता है कि उसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल मिनिमम से मिनिमम हो। अगर आप देंगे भी तो वो लूज कर देगा, किसी तरह से डिसिपेट कर देगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक तो सरफेस टेंशन का है और एक ग्रेविटी का है। भाई इतने मरकरी का वेट भी तो है, नीचे ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है mg, अगर इसका मास m है। तो क्या होगा कि अगर ड्रॉप बहुत छोटा होगा तो ग्रेविटी का असर नेग्लिजिबल होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा तो ग्रेविटी का असर बढ़ता चला जाएगा। तो छोटा है तो सरफेस टेंशन प्रेडोमिनेंट है तो इसे स्फेरिकल करेगा, बड़ा होता चला जाएगा तो थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता चला जाएगा। यही वजह है कि बड़े मरकरी के जो ड्रॉप्स हैं वो करीब करीब फ्लैट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है जो नोट करने की, ये शेप इसकी ग्रेविटी की वजह से हो गई। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वहाँ पर ये इस शेप में नहीं होता, वहाँ पर ये भी बड़ा ड्रॉप भी स्फेरिकल ही होता। सरफेस टेंशन की एक एग्जाम्पल ये भी है कि नीडल हो, रेजर ब्लेड हो या इंसेक्ट्स हो, ये सब सरफेस पे स्विम करते हैं। क्योंकि इनका वेट तो बहुत कम होता है, तो ये वेट कम होने की वजह से सरफेस के ऊपर आसानी से स्विम करते हैं। अगर हम एक नीडल को, एक थिन नीडल को जेंटली रखें वाटर सरफेस पर तो वो फ्लोट करती है। हालांकि नीडल किस चीज़ की होती है? मेटल की। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो तो डूब जानी चाहिए, लेकिन वो फ्लोट करती है। मगर हमको जेंटली रखना होगा। तो ये हम घर पे करके देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हमने ये नीडल ला के रखी है तो डूब गई। उसके बाद फिर हमने नीडल रखी जेंटली, फिर डूब गई। अब हमने तरकीब करी कि हमने ये टिश्यू पेपर के ऊपर रखी और आहिस्ता आहिस्ता से टिश्यू पेपर को हमने डुबाने की कोशिश करी। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि नीडल जो है वो फ्लोट कर रही है। यू कैन सी हियर। इसी तरह से अगर हम थिन ब्लेड रखें तो वो भी फ्लोट करेगा। या छोटे इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स, मॉस्किटो, ये सब वाटर सरफेस पर स्विम करते हैं। ये देखिए, ये एक स्पाइडर है, ये देखिए इस तरह से ये स्विम करती है। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो वो मेम्ब्रेन इन्हें सपोर्ट कर जाती है। ये इसीलिए पॉसिबल है कि लिक्विड सरफेस जो है वो एक मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव कर रही है। सरफेस टेंशन के फिनोमेना की वजह से ये सब पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर केरोसिन या सोप को डाल दें तो हमने क्या कहा था, अगर इम्प्योरिटीज सॉलेबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉलेबल हैं, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। उस वक्त ये सब डूब जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, अगर कहीं नालों में मॉस्किटोज होते हैं और मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, वो तो ऊपर स्विम करते हैं नालों में, तो वहाँ पर केरोसिन को डाल दिया जाता है या इवन सोप फिल्म डालें तो वो सब डूब जाते हैं। इवन नीडल और ब्लेड भी आप इस तरह से उसे फ्लोट करके देखिए और थोड़ा सा सोप या केरोसिन डालिए तो देखिए सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन जो है वो उसे नहीं सपोर्ट करेगी, वो डूब जाएगा।
तो आइए जानते हैं कि नीडल जो फ्लोट करती है उसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है। अब ये नीडल फ्लोट कर रही है तो नीडल पर ये फोर्स जो है मेम्ब्रेन का है में टेंशन T है, तो ये मेम्ब्रेन इसे सपोर्ट कर रही है और नीडल का वेट mg इस तरह से नीचे काम कर रहा है। तो क्या होता है कि एक तो T इस डायरेक्शन में है टेंशन मेम्ब्रेन की और एक इस डायरेक्शन में है T, फिगर से दिख रहा है। वेट इसका मान लीजिए W या mg जो भी कहिए, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि नीडल सिमेट्रिकली होगी, तो ये T cos थीटा और ये इधर इसका कंपोनेंट T cos थीटा और जो साइन के कंपोनेंट हैं इधर 2T साइन थीटा। तो क्या होगा 2T साइन थीटा जो है वो बराबर वेट के होगी, कॉस के कंपोनेंट कट जाएंगे। तो इस तरह से नीडल फ्लोट करती है। लेकिन अब केरोसिन सोप ये सब डालें तो सरफेस टेंशन यानी T की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा लिक्विड और नीडल डूब जाएगी। ये आप करके भी देख सकते हैं। बबल जो है वो हमेशा सोप सॉल्यूशन के बनाए जाते हैं, पानी के नहीं। पानी के बबल्स जनरली नहीं बनते हैं, बहुत छोटे बनेंगे। क्यों? क्योंकि पानी का जो सरफेस टेंशन है ज़्यादा है, तो वो छोटे होंगे तभी ब्रेक हो जाएंगे बबल्स। लेकिन सोप का सरफेस टेंशन जो है वो कम होता है काफ़ी, इसलिए उसके काफ़ी बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं। आप देखते होंगे इस तरह से। सोप सॉल्यूशन जो है वो कपड़ों को ज़्यादा इफेक्टिवली क्लीन करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप में क्लॉथ को देखें, यानी माइक्रोस्कोप में रख के कपड़े को देखें, तो उसमें बहुत से फाइन पोर्स होते हैं। देखिए आपको दिख रहे हैं ना फाइन पोर्स, ये फाइन पोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का कम होता है, तो ये सोप जो है वो फाइन पोर्स के अंदर चला जाता है। क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम है, पानी से पानी नहीं जा पाता, तो ये जाके डर्ट को निकाल के ले आता है। और इवन अगर आप सोप सॉल्यूशन को गर्म करें, तो हमने कहा था कि जब गर्म करेंगे तो सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा। तो जब सरफेस टेंशन कम होगा तो वो और इफेक्टिव हो जाएगा क्लीनिंग में। इसीलिए अगर आप गर्म पानी से कपड़े धोते हैं तो और क्लीन होते हैं। कैम्फर का डांसिंग ये भी एक फिनोमेना है जो हमको देखने को मिलता है, और इसको छोटे बच्चों के लिए टॉयज बनते हैं उसमें यूज़ होता है। वो क्या होता है, जब छोटे कैम्फर के पीसेस को ऐसे पानी पे फ्लोट किया जाता है तो क्या होता है, वो पानी में थोड़े डिज़ोल्व होते हैं, तो सरफेस टेंशन जो है उधर का हो जाता है कम, क्योंकि स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं। तो मान लीजिए ये एक छोटा सा कैम्फर का पीस है, तो इसके दो पोर्शन हैं, एक ये येलो से मैंने डिपिक्ट किया है और एक रेड से। रेड वाला पोर्शन थोड़ा उसकी सरफेस ज़्यादा है, दोनों तरफ से डिज़ोल्व हुआ, तो क्या होगा कि रेड जो है उधर सरफेस टेंशन उधर भी कम होगा और येलो की तरफ उधर भी कम होगा, लेकिन रेड की तरफ ज़्यादा सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, येलो की तरफ कम सरफेस टेंशन कम होगा। तो नेट जो फोर्स है वो येलो की तरफ लगेगा। तो क्या होगा कि ये कैम्फर का पीस इधर को मूव करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा और डिज़ोल्व होगा, तो ये इसके पोर्शंस बदलेंगे, फिर ये इसी तरह से
डांस करता रहेगा, जहाँ भी जाएगा यही फिनोमेना होता रहेगा। तो अगर आप उसको किसी पानी में डालें इस तरह से, तो देखें कि ये ऐसे मूवमेंट करता है। इट शोज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके छोटे बच्चों के लिए टॉयज बनाए जाते हैं, वो इस तरह से टॉय डक्स। ये डक है, इसके नीचे जो है वो कैम्फर के छोटे छोटे पीसेस अटैच कर दिए जाते हैं। तो जब डक को पानी में डाला जाता है तो डक अपने, डक हैं, फिशेस हैं, बोट्स हैं, ये सब इस तरह से घूमती हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन के होने के पीछे क्या रीजन है। लेकिन उससे पहले हमें फोर्स ऑफ कोहेशन समझना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ कोहेशन किसे कहते हैं। कोहेसिव फोर्स, कोहेशन कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस के होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेशन। अब मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं, मतलब दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इवन आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी उन्हें नहीं देख सकते। तो ये जो फोर्सेस हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस की तरह नहीं होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। ये आपको मालूम होगा कि अगर ये m1 कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, तो इनके बीच में और इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कहते हैं हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ नहीं, वो थोड़ा अलग तरह का होता है। यहाँ पर डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में 10⁻⁻⁹ मीटर से अगर कम होता है तब ये फोर्स काम करेगा। अगर ये 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होता है तो ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं ये नियरली नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो 10⁻⁹ तो बहुत 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 छोटा हो गया। तो अब अगर ये डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इससे कम होता है तब ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। दे इंक्रीज रैपिडली एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो इस 10⁻⁹ मीटर को हम कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है और इसको C से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए एक आप स्फीयर इमेजिन करिए जिसका रेडियस C यानी 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा हो गया। मान लीजिए ये लिक्विड है, इसमें एक मॉलिक्यूल है, ये है, और इसके चारों तरफ ये स्फीयर है यानी 10⁻⁹ मीटर यानी C रेडियस का। अब ये हम सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, वरना तो बहुत छोटा होगा। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ तो इसमें तो मॉलिक्यूल्स हर तरफ ही हैं, तो जो मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर होंगे उनमें और m के बीच में ही अट्रैक्शन होगा, और जो इस स्फीयर के बाहर होंगे, जैसे ये है, हमने कहा कि जब C से ज़्यादा यानी 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो गया तो नहीं होगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स इस स्फीयर में हैं उन्हीं की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m पर होगा। ठीक, अब क्या है, ये मॉलिक्यूल m जो है लिक्विड के अंदर है, ये हर तरफ इसमें इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल से, क्योंकि इसमें तो बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हम तो ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो चूंकि सारे डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट रिजल्ट क्या होगा, m पर 0 हो जाएगा। भाई इस डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, तो सब बैलेंस कर दे रहे हैं, तो
m अगर लिक्विड के अंदर है तो उस पर नेट फोर्स हो गया 0। अब लाप्लास जो है उन्होंने मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स की बेसिस पर सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसे गौर से सुनिए। देखिए, हम लिक्विड के अंदर अलग अलग जगह पर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड के अंदर है A, एक मॉलिक्यूल B, C, D और E। ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस के करीब हैं। अब हम हर एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ स्फीयर बनाते हैं। तो A जो है वो तो अंदर है, पूरा स्फीयर बन गया। B का स्फीयर भी करीब करीब बन गया, लेकिन C के अंदर थोड़ा सा स्फीयर जो है कट गया, यानी इसका पूरा स्फीयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना स्फीयर कटा हुआ है। D में थोड़ा सा और E में तो पूरा आधा ही स्फीयर हम बना सकते हैं, क्योंकि D अब सरफेस पे आ गया है, अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। अब क्या होगा कि मान लीजिए यहां आप ऊपर की सरफेस बनाइए और ये जो B मॉलिक्यूल से इस लाइन के PQ के पैरेलल एक लाइन खींची, यानी BR समझ लीजिए। ये दो लेयर्स बना ली हमने, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ठीक है। और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके बीच में जो आएंगे, हमें उनसे मतलब है। हमें जो इसके नीचे है यानी BR सरफेस से, इन मॉलिक्यूल से हमें मतलब नहीं है। अब देखिए, ये डिस्टेंस तो C है हमारा, क्योंकि देखिए ये इसका रेडियस ये C है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, C। अब क्या है कि मॉलिक्यूल A जो है वो हर तरफ उस पर अट्रैक्शन लग रहा है। इस पर तो अभी हमने बोला कि नेट फोर्स जो है बराबर 0। B पर भी हर तरफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि पूरा स्फीयर बना हुआ है, तो उस पर भी नेट फोर्स 0 है। लेकिन C जो है उसका थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन कटा हुआ है, तो उसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा, बल्कि उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। D में और ज्यादा कटा हुआ है, तो D पे और नेट जो है फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। E पे सबसे ज्यादा, क्योंकि आधा स्फीयर उसका कट गया है पूरा, तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता वो तो है नहीं, तो सारा का सारा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब है C, D और E पर नेट डाउनवर्ड फोर्स है। अब देखिए, अब हमने इस लेयर को एक कलर दे दिया, तो मॉलिक्यूल्स जितने भी इस लेयर के बीच में हैं, यानी PQ और RS जो लेयर है, इनके बीच में जितने मॉलिक्यूल हैं, इन पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। उसके अलावा जो लिक्विड में इसके नीचे जो ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है, उस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर नहीं लगेगा, यानी डाउनवर्ड फोर्स, उसमें सब में फोर्स 0 है। तो अगर हम यहां पर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहां डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, तो ऊपर चूंकि फोर्स लग रहा है इस लेयर में नीचे, तो उन्हें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल्स वर्क करके ऊपर आएंगे, सरफेस बढ़ेगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस लेयर में स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंटीरियर के मॉलिक्यूल से ज्यादा है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर कि जो
इस लेयर, रेड कलर की लेयर के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो बाकी मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं उनसे ज़्यादा है। अब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आप एक बॉल को h हाइट पे ले जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अगर छोड़िए तो बॉल नीचे गिर जाएगी। एक स्प्रिंग है, उसको आप घुमा दीजिए, जो घड़ियों में स्प्रिंग होता है, या इस तरह का स्प्रिंग है, उसको आप कंप्रेस करिए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही छोड़िएगा तो वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ये कोई भी सिस्टम जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है, चूंकि सरफेस जो है लिक्विड की वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करेगी। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, तभी तो। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो वर्क करके आएंगे, और वर्क करके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितने कम मॉलिक्यूल होंगे उतनी सरफेस की कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करेगी मिनिमम पॉसिबल एरिया में। यही चीज़ जो है टेंडेंसी, ये सरफेस टेंशन की शक्ल में हमें लिक्विड में दिखाई देती है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।